तो हेलो फ्रेंड, चलिए थर्ड चैप्टर को देखते हैं। इसमें हम लोग ऊष्मा और ऊष्मागतिकी यानी हीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये STIS की कुक बुक का रिवीजन है। ताप और ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। ताप तप्तता या शीतलता की अपेक्षिक माप या सूचक होता है। तप्त और शीत अपेक्षिक पद हैं, अर्थात सदैव किसी से तुलना को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, कमरे के ताप पर रखा पानी बर्फ से गर्म है, जबकि गर्म चाय से ठंडा। तापमान इसी तुलना की माप है। किसी वस्तु का तापमान उसमें निहित आंतरिक ऊर्जा का परिणाम होता है। इस आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि ऊष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु गर्म, जबकि त्वचा से वस्तु की ओर प्रवाहित हो तो वस्तु ठंडी महसूस होती है। यही कारण है कि सर्दी की सुबह में लकड़ी के गुटके तथा लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंड प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हमारी त्वचा से ऊष्मा लोहे की ओर तेजी से प्रवाहित होती है। ठीक इसी प्रकार तांबे की गोली और कांच की गोली को समान तापमान पर गर्म करने पर उन्हें स्पर्श करने पर तांबे की गोली अपेक्षाकृत अधिक गर्म प्रतीत होती है, क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है तांबा। तो इसके कारण तांबे से अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा हमारी त्वचा तक पहुंच पाती है। ताप मापन यानी थर्मोमीटरी। भले ही स्पर्श द्वारा हम तापमान का अनुभव कर सकते हैं, परंतु यह ताप बहुत कुछ अविश्वसनीय है और वैज्ञानिक कार्यों में अनुपयोगी है। अतः ताप मापन हेतु तापक्रम या पैमाने बनाए गए हैं। इन्हीं पैमानों के आधार पर ताप की माप हेतु कुछ युक्तियां यंत्र विकसित की गई हैं, जिन्हें तापमापी कहा जाता है। तापमापी यानी थर्मोमीटर तो वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है, तापमापी कहलाता है। वास्तव में पदार्थों के बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं, जिन्हें तापमापी की रचना का आधार बनाया जाता है। कुछ तापमापी व उनका सामान्य प्रयोग निम्नलिखित है। तो पहला है द्रव तापमापी यानी लिक्विड थर्मोमीटर। सिद्धांत। द्रव तापमापी का सिद्धांत तापमान परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन पर आधारित होता है। द्रव तापमापी में ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन के गुण पाया जाता है। द्रव तापमापी में कांच की केस कली में द्रव स्तंभ की लंबाई ताप के मापन के लिए उपयुक्त होती है। एल्कोहल तापमापी, एल्कोहल थर्मोमीटर। जब द्रव तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो इसे एल्कोहल तापमापी कहा जाता है, क्योंकि एल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न एथिल एल्कोहल का -114 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः इसका प्रयोग अधिक ठंडे प्रदेशों में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पारा तापमापी यानी मरकरी थर्मोमीटर। तो द्रव तापमापी में पारा का प्रयोग करके पारा तापमापी बनाते हैं। इसका प्रयोग मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। डॉक्टरों के प्रयोग के लिए इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। स्थिर आयतन गैस तापमापी यानी कांस्टेंट वैल्यू गैस थर्मोमीटर। सिद्धांत। तापमान में परिवर्तन करने पर स्थिर आयतन पर गैसों के दाब में परिवर्तन हो जाता है। इस तापमापी में हाइड्रोजन गैस के स्थिर आयतन का दाब मापकर ताप का पता लगाते हैं। इसे प्रमाणिक गैस तापमापी माना जाता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से लगभग -200 डिग्री से 500 डिग्री तक का तापमान मापा जा सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हाइड्रोजन गैस के विसरण डिफ्यूजन का खतरा रहता है। अत्यंत उच्च ताप पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक मापन के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं -200 डिग्री से नीचे यानी -260 डिग्री तक के तापमान मापन हेतु हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर। सिद्धांत। किसी धातु के तार पर विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस तार का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इस विद्युत प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को मापने के सिद्धांत पर यह तापमापी कार्य करता है। शुद्ध प्लेटिनम के तार के टुकड़े में विद्युत प्रतिरोध के आधार पर ताप मापते हैं। इस तापमापी द्वारा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। सिद्धांत। जब दो भिन्न भिन्न धातु युग्मों एंटीमनी और बिस्मिथ या तांबा और लोहा के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं और दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है, सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। इस तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है।
संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो इसमें सिद्धांत क्या है, यदि कोई वस्तु उच्च ताप पर है तो वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की घाते 4। इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। यह उच्च तापमापी किसी पर आधारित होता है। यह तप्त निकाय से निकले सभी प्रकार के विकिरण दृश्य और अदृश्य को प्राप्त कर उसका मापन करता है। इसकी सहायता से अधिक उच्च तापों की माप की जा सकती है। इसके द्वारा लगभग 800 डिग्री से 1300 डिग्री सेल्सियस तक 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। इसमें तप्त वस्तु से उत्सर्जित विकिरण के आधार पर ताप मापते हैं। तो नेक्स्ट है प्रकाशित उच्च तापमापी ऑप्टिकल पायरोमीटर। सिद्धांत क्या है, किसी तप्त वस्तु से उत्सर्जित विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम तथा वस्तु के परम ताप T का गुणनफल नियत रहता है। तो लैम्डा एम इंटू T इक्वल टू नियतांक का सिद्धांत को बीम के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम के नाम से जाना जाता है। अधिक उच्च तापमान में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जा सकता है। तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ थर्मोमीटरी। तो किसी भी मानक तापक्रम के लिए 2 नियत संदर्भ बिंदुओं की आवश्यकता होती है तथापि आवश्यक नियत बिंदु को सदैव समान ताप पर होने वाली भौतिक परिघटनाओं से संबंधित किया जाना जरूरी होता है। अतः पानी के बर्फ में बदलने के ताप हिमांक को तथा उबलते हुए जल के ताप भाप बिंदु को भिन्न भिन्न पैमानों पर कुछ आंकिक मान देकर इन मानों के अंतर को डिग्री रूप में दर्शाते हैं। उपयुक्त आधार पर कई पैमाने बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना। ताप मापन के विभिन्न पैमाने। तो पहला है सेल्सियस स्केल। इस पैमाने पर जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, तो इस पैमाने पर जल के क्वथनांक को 373.15 केल्विन तथा हिमांक को 273.15 केल्विन लिया जाता है। दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना, तो इस पैमाने पर जल के हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। रोमर पैमाना, इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस R तथा भाप बिंदु 80 डिग्री R है। उसके बीच के भाग को 80 बराबर भागों में बांट देते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच परस्पर संबंध। तो C -0 बटे 100 इज इक्वल टू K -273 बटे 100 इज इक्वल टू F -22 बटे 180 बराबर R -0 बटे 80। तो -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापक्रम है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री से कम संभव नहीं है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 K से प्रदर्शित करते हैं। तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने से उसकी दिमाग में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में प्रसार को रैखिक प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन में प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। समान मात्रा में ऊष्मा दिए जाने पर भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रसार भिन्न भिन्न अनुपात में होता है। किस पदार्थ का कितना प्रसार होगा यह प्रसार गुणांक पर निर्भर करता है। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। इसे बीटा कहा जाता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली परिवर्तन को आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई गुणे ताप वृद्धि। क्षेत्रीय
प्रसार बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। आयतन प्रसार, तो आयतन में वृद्धि बराबर मूल आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी। बीटा बराबर डेल्टा ए बटे, तो बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी। गामा बराबर डेल्टा भी बटे भी इंटू डेल्टा टी। प्रसार गुणांकों में संबंध, तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बटे 2। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर आयतन प्रसार गुणांक गामा बटे 3, अर्थात बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एवं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अतः ए अल्फा बीटा और गामा में 1:2/3 का अनुपात होता है। तापीय प्रसार के व्यवहारिक अनुप्रयोग, कांच की बोतल में जब कॉर्क फंस जाती है तो बोतल की गर्दन को थोड़ा गर्म करने पर वह प्रसार के कारण ढीली हो जाती है और कॉर्क निकल जाता है। कांच की बोतलों में धातु के ढक्कनों को निकालने के लिए बहुधा हल्के गर्म पानी में रखने पर वे निकल जाते हैं, क्योंकि धातु का प्रसार कांच की अपेक्षा अधिक होता है। गाड़ियों में लकड़ी के पहियों पर लोहे अथवा इस्पात को गर्म करके चाहते हैं, जो ठंडा होने पर सिकुड़ कर पहिए को मजबूती से जकड़ लेता है। रेलगाड़ियों की पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ते हैं, नहीं तो वे गर्मियों में प्रसारित होकर टेढ़ी हो सकती। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं की पट्टियों जिनके तापीय प्रसार गुणांक अलग अलग हैं को एक साथ जोड़कर गर्म किया जाता है तो असमान प्रसार के कारण पट्टियां मुड़ जाती हैं। ज़्यादा तापीय प्रसार गुणांक ज़्यादा फैलने वाली पट्टी उत्तलाकार सतह पर होगी और कम फैलने वाली धातु की पट्टी अवतलाकार सतह पर होगी। तो अधिक तापीय प्रसार वाली पट्टी ये उत्तलाकार होगी और कम फैलने वाली धातु की पट्टी अवतलाकार होगी। वलय यानी रिंग को गर्म करने पर प्रसारित होकर वह बड़ी हो जाती है। यदि किसी घनाभ के भीतर एक गोलाकार छिद्र हो तो गर्म करने पर घनाभ के साथ गोलाकार छिद्र का आयतन भी बढ़ेगा। तो ये तापीय प्रसार से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ाने के कारण स्वाभाविक रूप से घनत्व कम हो जाता है। यह भी स्पष्ट है कि तापमान कम होने पर पदार्थ संकुचित होता है और घनत्व बढ़ेगा। जल का विशेष गुण, सामान्यतः पदार्थों को गर्म करने पर उनका तापीय प्रसार होता है और ठंडा करने पर संकुचन, पर इसके कुछ अपवाद हैं। जब जल को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो उसका संकुचन होता है, जिससे आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व कम होने लगता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का बर्फ में परिवर्तन होता है तो उस का आयतन बढ़कर ज़्यादा हो जाता है और घनत्व न्यूनतम। उपयुक्त से जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। इस परिघटना के कई परिणाम होते हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों में तालाबों, झीलों आदि के ठंडे होने की प्रक्रिया में 4 डिग्री सेल्सियस का जल भारी होकर नीचे चला जाता है और तल पर जल जमकर बर्फ के रूप में तैरता रहता है। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए बर्फ के नीचे स्थित जल जमने से बच जाता है और जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। शीत ऋतु में पानी के पाइप बर्फ जमने से फट जाते हैं। शुद्ध जल के बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है, अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर बना रहता है। किसी पात्र में रखे पानी में डाली गई बर्फ के गलने के बाद भी जल स्तर वही बना रहता है। अवस्था परिवर्तन, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। किसी तापमान पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड है तो सॉलिड फॉर एग्जाम्पल वाटर, इसका मेल्ट होने पर ये लिक्विड बन जाएगा और जमने पर फिर से सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड वेपराइजेशन के तहत यानी वाष्पन के तहत गैस में तब्दील हो जाएगा और गैस जो वाटर वेपर होता है वो संघनन यानी कंडेंसेशन के तहत फिर से लिक्विड बन जाएगा। फिर गैस यानी ठोस से सीधे गैस में जो परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन को डिपोजिशन या ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण यानी रिवर्स सब्लिमेशन कहा जाता है। याद रखिएगा कि ठोस से
द्रव में परिवर्तन मेल्टिंग के द्वारा होता है, द्रव से ठोस में फ्रीजिंग, फिर द्रव से गैस बनेगी वेपराइजेशन के कारण, और गैस से द्रव बनेगा कंडेंसेशन के कारण। तो अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो वाटर और कपूर में ये गुण पाए जाते हैं। फिर गैस से अगर सीधे ठोस बन जाता है तो उसे डिपोजिशन या रिवर्स सब्लिमेशन कहा जाता है। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन पदार्थ तथा उसके परिवेश के बीच ऊष्मा विनिमय के कारण होता है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा नहीं बदलती, जबकि अणुओं की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर है उसको देखते हैं। वह निश्चित ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, गर्म करने पर पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तापीय साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऊष्मा पारगम हीट परमिएबल माध्यम से जुड़े निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह न होने पर इसे तापीय साम्य कहा जाता है। यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ का द्रव ठोस में परिवर्तित होगा। ठंडा करने पर है ना, तो यह प्रक्रिया जमना कहलाती है तथा यह ताप बिंदु हिमांक कहलाता है। अतः हिमांक और गलनांक एक ही ताप बिंदु होते हैं और इन पर ठोस और द्रव परस्पर तापीय साम्य पर होते हैं। गलनांक और हिमांक पर दाब का प्रभाव। सामान्य पदार्थों को ऊष्मा देने पर वो प्रसारित होते हैं। इनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्थात अधिक दाब पर ये पदार्थ उच्च ताप पर पिघलेंगे। पानी जैसे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने पर संकुचित होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, अर्थात दाब बढ़ा कर बर्फ को कम तापमान पर पिघलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्काइकिंग करने वाले स्केटर के भार से दाब बढ़ने से बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है, जिससे स्केटर फिसलता चला जाता है। गलनांक और हिमांक पर अशुद्धि का प्रभाव। तो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक और हिमांक कम हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ को यदि गलाना हो तो आसानी होगा और पदार्थ को यदि जमाना होगा तो कठिनाई होगी। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और संघनन कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। संघनन बिंदु वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ की गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है तथा यह ताप बिंदु संघनन बिंदु कहलाता है। यह वही ताप बिंदु है जिस पर उसी पदार्थ की गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है तथा यह ताप बिंदु संघनन बिंदु कंडेंसेशन पॉइंट कहलाता है। अतः क्वथनांक और संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं और इन पर द्रव और गैस तापीय साम्य में होते हैं। क्वथनांक और संघनन बिंदु पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात अधिक दाब पर क्वथनांक के लिए अधिक ऊष्मा देनी होगी और अधिक दाब पर संघनन बिंदु तापमान पर ही संभव हो पाएगा और अधिक दाब पर संघनन उच्च तापमान पर ही संभव हो पाएगा। उदाहरण, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है और ज़्यादा ऊष्मा देने पर ही क्वथनांक संभव है। पहाड़ी क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कारण क्या होता है, क्वथनांक कम ऊष्मा देने पर ही प्रारंभ हो जाता है, जिससे खाना पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। क्वथनांक और संघनन बिंदु पर अशुद्धि का प्रभाव। तो अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात क्वथनांक के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी और संघनन अधिक तापमान पर ही संभव होगा। उदाहरण, पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो गलनांक और क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर अशुद्धि मिलाने पर। तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी गैस के लिए वह अधिकतम तापमान जिस पर केवल दाब का प्रयोग करके इसे द्रवित किया जा सकता है, जबकि उसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, क्रांतिक तापमान कहलाता है। पुनर्हिमायन यानी रिग्लेशन। तो दाब के प्रभाव से बर्फ का निम्न क्वथनांक पर गलना और दाब हटाए जाने पर उसके पुनः जम जाने की क्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण बर्फ पर स्केटिंग संभव है। ओस बिंदु यानी ड्यू पॉइंट। तो वह तापक्रम जिस पर वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ओस में बदल जाए या इसे संतृप्त करने को पर्याप्त हो, ओस बिंदु कहलाता है। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। जब कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तन की स्थिति में होता है तो पदार्थ तथा परिवेश के बीच एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। इस ऊष्मा स्थानांतरण से पदार्थ का ताप परिवर्तित नहीं होता, अभी तो इसे अवस्था परिवर्तन में प्रयोग कर लिया जाता है।
ऊष्मा की इस निश्चित मात्रा को ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यदि यम द्रव्यमान का पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q = ml होगी। यल पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है जो प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट गुण होती है। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट L = Q/m, जहाँ पर गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम या किलो या कैलोरी ग्राम होगा। तो ये है दोस्तों जल के लिए ताप और ऊष्मा के बीच का गलन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कर्तव्य है कि यदि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो तो गलन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि द्रव से ठोस अवस्था परिवर्तन में यही ऊष्मा निष्कासित की जाती है। तो ठोस से द्रव गलन की गुप्त ऊष्मा और द्रव से ठोस में जमना ये गलन की गुप्त ऊष्मा होगी। तो ठोस से जब जल बनता है तो ये गलन गुप्त ऊष्मा है, और द्रव से ठोस बनता है तो ये जमना कहलाता है, जिसको भी गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ज्ञातव्य है कि यदि द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन हो तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाती है। वहीं गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने पर यही ऊष्मा निष्कासित होती है। द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पन होगा, और वाष्पन गुप्त ऊष्मा है, और गैस से द्रव बनने पर संघनन होगा, जहाँ पर उनकी गुप्त ऊष्मा इसमें भी रहेगी। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होती है। वहीं जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि 1 ग्राम बर्फ को गलाना हो तो हमें 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, और 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलना हो तो 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। वहीं 1 ग्राम वाष्प से द्रव बनाने पर 540 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी, और 1 ग्राम द्रव से बर्फ बनाने पर 80 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। प्रयुक्त से स्पष्ट है कि भाप उबलते जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा धारण करती है, अतः भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। यह भी स्पष्ट है कि यदि ठोस बर्फ बंद कमरे में पिघलेगी तो वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करेगी, जिससे कमरा ठंड हो जाएगा। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। तो समान ताप पर किसी द्रव की खुली सतह से द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की क्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव द्वारा स्वयं अपने अंदर से प्राप्त की जाती है। फलस्वरूप वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के अनुप्रयोग। शरीर से पसीना सूखने के दौरान वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा त्वचा से प्राप्त की जाती है, जिससे शरीर ठंडा रखने में मदद मिलती है। कूलर में हवा वाष्पीकरण के कारण ठंडी होती है। मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा पानी सामान्य की अपेक्षा ठंडा वाष्पीकरण के कारण ही हो पाता है। स्प्रे इत्र आदि की बोतलों को खुला छोड़ने पर इत्र का वाष्पीकरण होता है और फलस्वरूप बोतल ठंडी हो जाती है। गीले कपड़ों का सूखना। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। वायु में आर्द्रता होने पर जल का वाष्पीकरण धीरे होता है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में कपड़े देरी से सूखते हैं। तापमान ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण तेज होता है। वायु की गति। तो तेज हवा बहने पर द्रव की सतह पर एकत्र वाष्प लगातार हटती रहती है, जिससे वाष्पीकरण तीव्र होता है। द्रव की खुली सतह पर का क्षेत्रफल। तो खुली सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होगा, अतः कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती। दाब। तो अधिक दाब पर वाष्पीकरण की दर घट जाती। ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी। तो किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करने के लिए पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित या निर्वमुक्त रिलीज करता है। यदि पदार्थ के ताप में डेल्टा टी परिवर्तन हेतु डेल्टा थीटा ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो ऊष्माधारिता यस इन दोनों के अनुपात के बराबर होगी। तो यस बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रा। तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, अर्थात जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता उस पदार्थ की
प्रवृत्ति और उसके ताप पर निर्भर करती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, यही कारण है कि जल अन्य पदार्थों के मुकाबले धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। एसआई मात्रकों में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है? 4186 जूल किलोग्राम की घात -1 केल्विन की घात -1, अर्थात 4.186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ऊर्जा को कैलोरी में और तापमान को सेंटीग्रेड में परिवर्तित करने पर जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है, अर्थात 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने हेतु 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है को वाष्प में बदलने में लगने वाली ऊष्मा की आवश्यकता कैलोरी में होगी 80 + 100 + 540 = 720 कैलोरी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने हेतु ऊष्मा की आवश्यकता 100 कैलोरी। 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप को वाष्प में बदलने हेतु वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी होती। ऊष्मा स्थानांतरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ताप में परिवर्तन के कारण, ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रमुख 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। तो जब किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों पर ताप भिन्न भिन्न होता है तो उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। फलस्वरूप वस्तु में ऊष्मा उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर गति करने लगती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं चालन कहलाती है। उदाहरण क्या है कि जब हम किसी धातु की क्षण के एक सिरे को हाथ से पकड़कर उसके दूसरे सिरे को हाथ में रखते हैं तो कुछ देर बाद क्षण का दूसरा सिरा चालन के कारण गर्म हो जाता है। ये एग्जाम्पल, ये हीट है, तो इसमें अगर क्षण रखा है लोहे का तो जो पहला सिरा है धीरे धीरे यहाँ तक ऊष्मा आने लगेगी, गर्म हो जाएगा। ठोस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि से होता है। तो ठोसों में वो ऊष्मा स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा केवल और केवल कंडक्शन के माध्यम से हो। ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ में, मुख्यतः ठोसों में, चालन विधि द्वारा ऊष्मा संचरित है। ऊष्मा संचरण की दर h तापांतर डेल्टा T और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a के समानुपाती और क्षण की लंबाई L के विक्रमानुपाती होती है, अर्थात हीट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा T बटे L। H इज इक्वल टू Ka डेल्टा T बटे L, जहाँ K एक स्थिरांक है जो पदार्थ की ऊष्मा चालकता है। अर्थात यदि एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाली धातु की क्षण के दोनों सिरों पर एकांक तापांतर के कारण ऊष्मा संचरण की दर यह हो तो ऊष्मा चालकता h के बराबर होगी। किसी पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता का मान जितना अधिक होता है उस पदार्थ में ऊष्मा का आदान प्रदान उतना ही सुगमता से होता है। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, कुचालक और कुचालक। तो कुचालक यानी कंडक्टर, तो वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी धातुएं, अशुद्ध युक्त जल। फिर कुचालक यानी इंसुलेटर, तो वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह या तो बहुत कठिनता से होता है या बिल्कुल नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण ऊन, कपड़ा, लकड़ी, कांच, रबड़ इत्यादि। कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो हम जानते हैं कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अर्थात धातुओं से बने बर्तनों में रखे हुए पदार्थ का वातावरण से ताप परिवर्तन के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यही कारण है कि धातु से बने कप से चाय पीने पर होंठ जलने लगते हैं, जबकि चीनी मिट्टी ऊष्मा की कुचालकता से बने प्यालों से चाय पीना अधिक सुगम होता है। सर्दियों में लोहे तथा लकड़ी से बनी कुर्सियों को हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो लोहा सुचालक होने के कारण हमारे
शरीर से ऊष्मा का संचरण आसानी से कर देता है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण ऊष्मा का संचरण नहीं कर पाती। अतः लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा अधिक ठंडी प्रतीत होती। शीत ऋतु में एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा 2 या 3 पतली परतों वाले कंबल ओढ़ने पर सर्दी से अधिक सुरक्षा होती। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जो कि 2-3 कंबलों की परतों के बीच ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जिससे ऊष्मा संचरण नहीं हो पाता, अतः सर्दी से अधिक सुरक्षा होती। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि उनके रेशों के बीच हवा रहती है, जो ऊष्मा की कुचालक होने के कारण वातावरण की ठंडक शरीर तक पहुंचने नहीं देती। खाना बनाने वाले बर्तनों की पेंदी पर तांबे की पालिश कर दी जाती है। हम जानते हैं कि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, जो कि पूरे बर्तन पर समान रूप से ऊष्मा को वितरित कर देता है और भोजन अच्छी तरह से पक जाता है। जिन घरों में छतें कंक्रीट की बनी होती हैं, वो गर्मियों में अधिक गर्म हो जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। संवहन यानी कन्वेक्शन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन कहलाती है। द्रव और गैस के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब द्रवों और गैसों में एक स्थान का ताप दूसरे से अधिक हो जाता है, तो वहां के अणु गति करके कम तापमान वाले स्थान की ओर चलने लगते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण पदार्थ का तापमान एक समान नहीं हो जाता। संवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संवहन यानी नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है प्रणोदित संवहन यानी फोर्स्ड कन्वेक्शन। दैनिक जीवन में संवहन संबंधित उदाहरण: समुद्र की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म हो जाता है। इसके 2 कारण हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। समुद्र के विशाल जल आयतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है। अधिक तापमान वाले स्थल के संपर्क में जब वायु आती है, तो यह चलन विधि द्वारा गर्म होकर फैल जाती है तथा हवा ऊपर की ओर उठती है। इन्हें वायु धाराएं कहा जाता है। वायु धाराओं के रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य वायु गति करती है, जिसे पवन कहा जाता है। फलस्वरूप तटों के निकट समुद्री समीर उत्पन्न हो जाता है। विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस आर्गन भर दी जाती है, जिसके कारण ये निर्वात की अपेक्षा अधिक क्षमतावान हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि फ्रिज में निचले भाग की गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जो फ्रीजर से टकराकर ठंडी हो जाती है, तथा फ्रीजर में उपस्थित ठंडी वायु अधिक घनत्व के कारण नीचे की ओर गति करती है तथा पूरे फ्रिज को ठंडा कर देती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। मोटर कारों के रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, जहां जल द्वारा ऊष्मा का संवहन होता है। रेडिएशन तो ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहलाती है। किसी गर्म वस्तु से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकसित करती है, जिसे विकिरणीय ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी कहा जाता है, जबकि ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि विकिरण कहलाती है। दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित उदाहरण: तो ऊष्मा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। रेगिस्तान दिन में बहुत अधिक गर्म तथा रात में अधिक ठंडे हो जाते हैं। चूंकि रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, अतः यह दिन में सूर्य की ऊष्मा से अधिक गर्म हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अतः रेत जितनी जल्दी गर्म हो जाती है, उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। थर्मस को ऊष्मारोधी बनाने के लिए उसकी सतह चमकदार बना दी जाती है, जिससे यह अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन कर देता है। फलस्वरूप यह ना तो बाहर की ऊष्मा का अवशोषण करता है और ना ही भीतर की ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। थर्मस की भीतरी सतह पर रजत परत चढ़ाई जाती है। यदि जूतों पर पालिश करके उसकी सतह चमकदार बना दी जाए, तो ऐसे जूते अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते। सामान्य रातों में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण द्वारा ऊष्मा छोड़ी जाती है और यह आसमान में चली जाती है, किंतु बादल हो जाने पर पृथ्वी पर उत्सर्जित विकिरण आसमान में जाने के बजाय पृथ्वी पर वापस लौट आती है। यही कारण है कि जिन रातों में आसमान में बादल छाए रहते हैं, वे स्वच्छ बिना बादल वाले रातों की अपेक्षा अधिक गर्म प्रतीत होते हैं। उत्सर्जन क्षमता यानी इमिसिव पावर तो किसी स्रोत के किसी ताप पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण को उसकी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अवशोषक क्षमता यानी ऑब्जॉर्प्शन पावर वस्तु के किसी तल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और उसी समय पर उस तल पर आपतित कुल ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को उस पृष्ठ की अवशोषक क्षमता कहते हैं। कृष्णपिंड यानी ब्लैक बॉडी तो ऐसी कोई वस्तु जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले, कृष्णपिंड कहलाती है। किरचॉफ का नियम तो इस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा
बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। उदाहरण, यदि अंधेरे में एक काली एवं सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो किरचॉफ नियम के अनुसार अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। ऊष्मा का वह परिमाण जिसे कोई पिंड विकिरण द्वारा अवशोषित कर सकता है उस पिंड के रंग पर निर्भर करता है। हल्के वर्णों की वस्तुओं की अपेक्षा काले रंग की वस्तुएं विकिरण ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन अधिक करती हैं। यही कारण है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के स्टीफन का नियम, स्टीफन ला। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। स्टीफन के नियमानुसार किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई वस्तु के परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की घात 4। तो टी स्टीफन नियतांक टी की घात, जहाँ पर स्टीफन नियतांक का मान कहता है 5.67 गुणे 10 की घात -8 JM -2 स्क्वायर माइनस 10 की घात 1 के की घात -4। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है। यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए ही वैध है। विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय पिंड के पृष्ठ की प्रकृति और खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर ही निर्भर करता है। शीतलन की दर वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने पर ही बढ़ती है और घटने पर घटती है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का तापमान दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला, वस्तु को सीधे ऊष्मा देकर, या दूसरा, वस्तु पर कार्य करके। जैसे हथेली गर्म करने के लिए हम अंगीठी के सामने हाथ रखकर सीधे ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं हथेलियों को रगड़ कर भी हथेली को गर्म किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा में संबंध का अध्ययन ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा और ताप की अवधारणा तथा ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरण का विवेचन करती है। ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य। साधारण भाषा में प्रायः ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा को एक ही मान लिया जाता है और प्राथमिक समझ है तो इस भेद की उपेक्षा की जा सकती है। तथापि ऊष्मागतिकी को भली भांति समझने के लिए इसमें भेद की आवश्यकता है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग होती है। आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई है। अनुभव द्वारा हमें ज्ञात है कि ऊष्मा और कार्य दो भिन्न भिन्न विधियां हैं जिनमें ऊष्मीय निकाय की स्थिति परिवर्तित होती है तथा उनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह नियम बताता है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर तापीय साम्य होते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है। तो यदि डेल्टा थीटा बराबर परिवेश द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा, थीटा ओमेगा बराबर निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य, और डेल्टा म्यू बराबर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा म्यू प्लस डेल्टा ओमेगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही अभिव्यक्ति है। ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वह निकाय जिसकी अवस्था को दाब, आयतन और ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी सिलेंडर में बंद गैस एक ऊष्मागतिकी निकाय। समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रक्रम इसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रिया में दाब, आयतन व ताप में संबंध इस प्रकार है। तो PV बराबर NRT, जहाँ Vp स्थिरांक है। तो आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, अतः किसी आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा गैस द्वारा संपादित कार्य के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि समतापी प्रसार में गैस ऊष्मा अवशोषित करके कुछ कार्य संपादित करती है,
जबकि समतापी संपीड़न में गैस पर परिवेश द्वारा कार्य होता है और ऊष्मा का निष्कासन होता है। दोष प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस, तो निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित न हो तो प्रक्रम रुद्धोष कहलाता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार गैस द्वारा संपादित कार्य के फलस्वरूप आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और इस प्रकार आदर्श गैस के लिए उसका ताप कम हो जाता है। उदाहरण, वायुमंडल में जब गैस ऊपर उठती है तो रुद्धोष प्रक्रम के तहत फैलकर ठंडी हो जाती है और उसके सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, फलस्वरूप बारिश होती है। समआयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, तो एक प्रक्रम जिसके तहत निकाय का आयतन स्थिर रहता है समआयतनिक प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में न तो गैस पर कोई कार्य होता है और न ही गैस द्वारा कोई कार्य संपादित होता है। गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा उसके ताप को परिवर्तित करने में व्यय होती है। किसी दी गई ऊष्मा की मात्रा के लिए ताप में परिवर्तन नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा द्वारा निर्धारित किया जाता है। समतापी प्रक्रम यानी आइसोबारिक प्रोसेस, तो ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत निकाय का दाब स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। क्योंकि इस प्रक्रम में ताप परिवर्तित होता है अतः आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। अवशोषित ऊष्मा आंशिक रूप से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा आंशिक रूप में कार्य करने में व्यय होती है। चक्रीय प्रक्रम में साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लिया गया है इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा अतः अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन, तो ऊष्मा इंजन ऐसी युक्ति है जिसमें निकाय द्वारा चक्रीय प्रक्रम पूरा कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ऊष्मा कार्य में रूपांतरण होती है। उदाहरण डीजल इंजन और भाप इंजन। तो ऊष्मा इंजन ताप T1 पर गर्म ऊष्मा भंडार Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। ताप T2 पर एक ठंडे ऊष्मा भंडार को Q2 ऊष्मा मुक्त करता है तथा परिवेश को W काट प्रदान करता है। प्रशीतक या ऊष्मा पंप, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। प्रशीतक या ऊष्मा पंप ऊष्मा इंजन के ठीक विपरीत होता है। इसमें ऊष्मा पंप निम्न ताप T2 के ऊष्मा भंडार से Q2 ऊष्मा ग्रहण कर उस पर कुछ बाह्य कार्य W करके ऊष्मा Q1 किसी उच्च ताप T2 के ऊष्मा भंडार मुक्त कर जाती है। तो ऊष्मा पंप के उदाहरण है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनर, एसी और फ्रिज। रेफ्रिजरेटर इसके उदाहरण। रेफ्रिजरेटर तांबे की कुंडली में द्रव फ्रेयान लिक्विड फ्रेयान भरा रहता है। उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में अचानक प्रसार होता है जिसके कारण फ्रेयान ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री तापमान सुरक्षित होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर आर्द्रता कम रहती है ताकि अधिक नमी के कारण वस्तुएं खराब ना हो। यही कारण है कि जब सीलन वाले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, वे कुरकुरे हो जाते हैं। संतृप्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर, वायुमंडल की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूर्णतः तापमान पर निर्भर करती है। एक निश्चित तापमान पर वायु जलवाष्प की निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है अतः एक निश्चित ताप पर अधिकतम जलवाष्प से युक्त वायु संतृप्त वायु तथा यह अवस्था वायु की संतृप्त अवस्था कहलाती है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवायु की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल प्रत्येक स्थान पर जलवाष्प की मात्रा समान नहीं होती है। समुद्री स्थानों पर वायुमंडल में जलवाष्प अधिक होता है अर्थात आर्द्रता अधिक होती है, वहीं सूखे और गर्म स्थानों पर आर्द्रता कम होती है। सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक निश्चित ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर समान आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की आवश्यक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता तुलनात्मक भौतिक राशि है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनर, वातानुकूलन भी ऊष्मा पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ताप एवं आर्द्रता नियंत्रित करके वातावरण को शरीर के अनुकूल एवं आरामदेह बनाता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम उन कुछ प्रक्रमों की स्वीकृति नहीं देता है जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुकूल है। इसके 2 प्रकथन इस प्रकार हैं। पहला, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं जिसका परिणाम केवल
किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करके उसे पूर्णतया कार्य में परिवर्तित या रूपांतरित करता है, जिसे केल्विन प्लैंक प्रकथन कहते हैं। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं जिसका परिणाम ऊष्मा का किसी ठंडे पिंड से अपेक्षाकृत गर्म पिंड में स्थानांतरण हो। सरल रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी की ऊष्मा इंजन की क्षमता n एक नहीं हो सकती अथवा किसी ऊष्मा पंप पर शीतक निष्पादन गुणांक अल्फा अनंत के बराबर नहीं हो सकता। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो उबलते हुए जल से। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती? तो बल्ब के तंतु के धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। तीसरा है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? तो ये कैलोरीमिति का सिद्धांत से निरूपित होता है। नेक्स्ट है, केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा? इसमें D होगा T = TC + 273.15। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और द्रव में। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C और फ़ारेनहाइट F हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन यानी असर्शन क्या है? हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। रीजन क्या है कि जो हल्के रंगीन वस्त्र होते हैं, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें दोस्तों A और R दोनों सही हैं और R A के सही स्पष्टीकरण है। नीचे एक असर्शन कथन दिया हुआ है, उसका कारण भी बताइए। असर्शन क्या है? A, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, कारण ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो इसमें B होगा। A और R दोनों सत्य हैं, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तापगतिकी का प्रथम नियम समानतया किससे संबंध रखता है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्यों? क्योंकि ताप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी लेटेंट हीट होती है भाप में। निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल द्रवों और गैसों में। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो? काला और खुरदुरा। अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, ये -40 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न तापमान किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। थर्म किसका यूनिट? थर्म ऊष्मा का यूनिट। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कथन, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, कारण तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। इसमें B होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन R A का सही स्पष्टीकरण नहीं।
डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन बाष्पन शीतलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है परंतु इसका हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी नंबर, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ह्यूमिडिटी नियंत्रित करते हैं। ये कथन सत्य नहीं। गैस युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। जल युक्त गिलास में जब तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं। बाकी सब सही। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता।